तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर जो बोर्ड की वेबसाइट में है, तो मॉडल पेपर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने उठाया है आज मॉडल पेपर का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 2023-24 के केमिस्ट्री का सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री कक्षा 12 पूर्णांक 70। तो ये हमारा एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का। पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का, कह रहा है कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासर दाब 2.57 गुणित 10⁻³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। हमें प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान बताना है। ये ऑप्शन दिए हमारे पास 6.61.022, 6.1022 एंड 6.10.22 एंड 6.1.22 ग्राम मोल इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए इस बात देखते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हमारा प्रोटीन है 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन। ये हमारा प्रोटीन का क्या दिया है, आयतन दिया है। प्रोटीन का क्या दिया है, आयतन दिया है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रयास ये करें कि क्या चीज़ें दी हैं उनको आप लिख लीजिए। उनको लिखने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमको चाहिए और क्या चीज़ें दी है। तो जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है हमारा आयतन V जो दिया है, यह दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है 1 ml के। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब से आयतन हमारा हो जाएगा 200 ml। ठीक है, तो ये आयतन हमारा हो गया 200 ml, हमारा क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हमारा दिया है कि विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, अर्थात प्रोटीन की मात्रा दिया है, मास ऑफ प्रोटीन दिया है। तो प्रोटीन की मात्रा या विलय की मात्रा है ये हम स्मॉल w से लिख सकते हैं 1.26 ग्राम। ये हमारा विलय की मात्रा है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है, विलय की मात्रा। अगला चीज हमारा क्या दिया है, ताप दिया है 300 केल्विन टेम्परेचर। जब भी केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें यह ध्यान रखें कि तापमान हमेशा केल्विन में ही प्रयोग करें, केल्विन में दिया है। साथ में परासर दाब पाई या कहीं पी से भी दर्शाया जाता है, तो समान हम लोग पाई लिख रहे हैं। पाई बराबर दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, अब पूछ रहा है मोलर द्रव्यमान, पूछ रहा है हमारा प्रोटीन का, मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान। हम इसको मान लेते हैं स्मॉल m पूछ रहा है हमारा। ठीक है, अब फॉर्मूला की बात करते हैं। तो पाई, तो जो सबसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है इसका परसेंट आपका पाई बराबर CRT, या इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है पाई बराबर N/V/RT, जहाँ पे C समानता मोलरता या सांद्रता है, तो इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है N/V सांद्रता के रूप में। ठीक है, R गैस स्थिरांक है। हाँ, पर एक चीज और है कि यहाँ पे R की वैल्यू दो प्रकार से प्रयुक्त होती है। R बराबर हमारा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के रूप में भी प्रयुक्त होता है, और R बराबर 0.0821 वायुमंडल के रूप में भी प्रयुक्त होता है। आखिर हम कौन सी R की वैल्यू प्रयुक्त करें? अगर क्वेश्चन में R दिया है तो जो R दिया है आप वही यूज करिए, नहीं दिया है तो इस प्रकार पहचानिए। देखिए परासर दाब यहाँ पे बार में दिया है। जब परासर दाब बार में देगा तो सामान्य जो SI मात्रक है, SI मात्रक हमारा R बराबर 8.314 ही यूज करना है, तो इसको हम लोग रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला देखें, तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा, हमारा विलय की मोलों की संख्या। विलय की मोलों की संख्या क्या होती है, n बराबर होता है विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में अपान विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान हमको निकालना है और विलय की मात्रा दिया है, तो वैल्यू को रख देते हैं। पहले देखिए फॉर्मूला बना लेते हैं। पाई बराबर हो गया हमारा स्मॉल w इंटू R इंटू T अपॉन M इंटू V। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमको M ज्ञात करना है, तो M को हम इस तरफ कर सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा M इक्वल टू W इंटू R इंटू T अपान पाई इंटू V। ठीक है,
तो अब अगर हम चीज़ों को रखें तो m बराबर डब्लू हमारा कितना है, डब्लू हमारा दिया है 1.26 ग्राम में ही है। दूसरा हमारा आर, हम 8.314 यूज करेंगे, 8.314 इंटू टी, 300 केल्विन ही दिया है, 300 केल्विन अपॉन पाई 2.57 इंटू 10⁻³ है, तो आप इसे 1000 करके भी लिख सकते हैं, इंटू वी। आयतन 200 ml है, तो इसे 0.2 लीटर, क्योंकि आयतन यहाँ पे लीटर में आता है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इन वैल्यूओं को आप काटेंगे तो m बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 6.1022 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसका ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड एमसीक्यू कह रहा है, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास के कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। अगर बात करें हम संक्रमण तत्वों की, तो संक्रमण तत्वों के ज्यादातर सभी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होते हैं, n-1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर संक्रमण तत्वों की अगर हम स्थायी कक्षा की बात करें तो कह रहा है कि भैया सब जो संक्रमण तत्व के ज्यादातर धातुएं हैं उनमें सबसे स्थायी अवस्थाएं किस विन्यास की पाई जाती है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे 3D जो वेनेडियम होता है, वेनेडियम की स्थायी अवस्था 3D3 में प्राप्त होती है +5 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। तो क्रोमियम 3D5 में स्थायी होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम 3D5 में स्थायी होता है। जबकि यहाँ इसके अलावा जो हमारे कुछ तत्व है जो 3D8 में स्थायी होते हैं। हाँ, 3D4 इनकी किसी भी अवस्था में स्थायी नहीं है, तो 3D4 तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। 3D8 हमारा स्थायी होता है संकुल यौगिक में, 3D8 हमारा स्थायी होता है संकुल यौगिकों के निर्माण में। पर मूल अवस्था की बात कर रहा है प्रश्न में, तो मूल अवस्था में सर्वाधिक स्थायी समानतः 3D5 होता है। तो 3D5 मूल अवस्था में सर्वाधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो ज्यादातर तत्वों का पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। हाँ, परंतु कुछ रेफरेंस में 3D3 को भी अधिक स्थायी माना गया है, पर ज्यादातर अगर स्थायित्व की बात करें तो 3D5 ज्यादा स्थायित्व प्रदर्शित करता है अन्य के तत्वों में। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का ग क्वेश्चन है, संकुल ब्रैकेट में देखिए संकुल यौगिक है, इसे उपसहसंयोजन यौगिक बोलते हैं। कोबाल्ट CO छोटा लिखा रहता है तो कोबाल्ट होता है, अगर O बड़ा लिखा है तो कार्बोनिल रहता है, ये ध्यान रखिएगा। CO कोबाल्ट, NH3 एमीन लिगेंड है, हेक्सा 6 लगे हैं हेक्साइमिन, और संकुल के बाहर क्लोरीन के 2 आयन है। इसके विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो ध्यान रखें जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, जो हमारे उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, इनके हमारे संकुल आयनों में नहीं टूटते हैं। तो इसमें संकुल हमारा है CO NH3 6 और इधर Cl2 है। तो यह जो संकुल यौगिक है यह हमारा आयन में नहीं टूटता है। हाँ, संकुल के बाद हमारा आयनिक मंडल होता है, आयनिक मंडल में 2 क्लोरीन है, तो यह हमारे 2 क्लोरीन आयन बनाएंगे, और साथ में संकुल अकेला 1 आयन बनाएगा, इसमें CO NH3 हेक्सा और +2। तो 1 आयन यह हो गया और 2 आयन यह, तो 1 + 2 बराबर कुल कितने आयन हो गए हमारे पास, 3 आयन। तो यह यौगिक हमारा विलयन में 3 आयनों का निर्माण करेगा। कितने आयनों का निर्माण करेगा, 3 आयनों का। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे वन में, करक निम्न यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम बताइए। तो यहाँ पे 4 यौगिक दिए हैं, उनके क्वथनांक का बढ़ता क्रम पूछ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दें तो आप उनमें से एक क्लू याद रखिए, उसी क्लू से आपका सारा आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पहला समूह हमारा, वो पहला एक तत्व दिया है हमारा। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो कह रहा है CH3 CH2 CH2 CHO, यह एक एल्डिहाइड है, CHO समूह जुड़ा है, एल्डिहाइड है। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है
OH अल्कोहल का है, सभी में कार्बन की 4 श्रृंखलाएं हैं। और तीसरा दिया है हमारा ईथर, C2H5O C2H5, यह ईथर है। क्या है? ईथर है। और चौथा ऑप्शन दिया है एल्केन ब्यूटेन दिया है, CH3 CH2 एंड CH2। तो कह रहा है कि इनमें क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम का, मीन कि जिसका क्वथनांक सबसे कम हो उसे पहले लिखना है और जिसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हो उसको अंत में लिखना है। तो अगर हम इसमें ध्यान रखें तो याद रखिए, जब भी हमारा एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर और एल्केन की पूछे तो सबसे ज्यादा क्वथनांक हमारा अल्कोहल का होता है। इनमें हाइड्रोक्सी आबंध, क्योंकि यह विलयन जल के साथ घुल जाता है, आयन बनाता है, इसका क्वथनांक जल के क्वथनांक से थोड़ा ही प्लस माइनस या ज्यादा होता है। तो हाइड्रोक्सी आयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है इन सब में, अर्थात यह हमारा समूह का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें ऑप्शनों की बात देखें इसके, तो इसमें हाइड्रोक्सी हमारा चौथे ऑप्शन पे दिया है। तो चौथा अगर हम बात करें, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हमारा, सॉरी चौथे में नहीं, हाइड्रोक्सी हमारा दूसरे पे दिया है, तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम ऑप्शनों की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारा मिल रहा है चौथे ऑप्शन में, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देख पा रहे हैं सबसे कम क्वथनांक हमारा किसका होता है? एल्केन का। एल्केन के बाद क्वथनांक हमारा होता है ईथर का। ईथर के बाद क्वथनांक अधिक होता है हमारा एल्डिहाइड का, और सबसे अधिक क्वथनांक होता है अल्कोहल का। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वथनांक हमारा किसका होता है? अल्कोहल का होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ग्रेविल थैलामाइड संश्लेषण से डैश बनता है। ग्रेविल थैलामाइड हमारा एल्किल थैलामाइड के संश्लेषण की प्रक्रिया है। ग्रेविल थैलामाइड से हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो प्राथमिक एमीन थैलामाइड से, जो थैलामाइड समूह द्वारा जुड़ा हमारा एल्किल श्रृंखला होती है, और टूट के प्राथमिक एमीन में विकसित हो जाती है। एलिफेटिक ना कि एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब वलयादार एमीन। तो वलयादार एमीन नहीं प्राप्त होता है हमारा, जबकि सीधी श्रृंखला का एमीन प्राप्त होता है प्राथमिक एमीन। इसे हमारा ग्रेविल थैलामाइड संश्लेषण से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट MCQ है हमारा, माल्टोस बना होता है। तो माल्टोस, ध्यान दीजिए, माल्टोस एक डाइसैकेराइड है। माल्टोस कैसा अणु है हमारा? डाइसैकेराइड, ठीक है ना। तो माल्टोस एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब जिसमें 2 सैकेराइड हो। जहां पे ध्यान दीजिए, सैकेराइड क्या होता है? सैकेराइड जो जल में पुनः अपघटित नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? सैकेराइड कहा जाता है। तो माल्टोस तो एक डाइसैकेराइड है, लेकिन अब डाइसैकेराइड 2 ग्लूकोज है कि 2 फ्रक्टोज है? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सैकेराइड अणु है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माल्टोज हमारा 2 ग्लूकोज सैकेराइड से बना होता है। माल्टोस किससे बना होता है हमारा? 2 ग्लूकोज सैकेराइड से माल्टोज का निर्माण होता है। तो 2 ग्लूकोज सैकेराइड, तो इसका ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। माल्टोस 2 अणु ग्लूकोज सैकेराइड से बने होते हैं, और ये इसका ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 2 का क कह रहा है। ध्यान दीजिए, जब हम MCQ के बाद के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मार्किंग जरूर देखें कि मार्किंग किस प्रकार से दी है, और मार्किंग के हिसाब से ही प्रश्नों को सॉल्व करें। जैसे इस क्वेश्चन में 1+1 कह रहा है, अर्थात इसमें जो 2 क्वेश्चन है, एक भाग का 1 नंबर है, दूसरे भाग का 1 नंबर। आंसरों को हमेशा मार्क के हिसाब से ही लिखें। तो वांछा पूर्णांक, यह हमारा I से डिनोट किया जाता है, जो दर्शाता है कि प्रेक्षित अणुओं की संख्या और सैद्धांतिक अणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो वांछा गुणांक की पहले परिभाषा की बात कर रहा है। पहले बात करते हैं वांछा गुणांक की परिभाषा हमारी क्या है। तो वांछा गुणांक होता है हमारा विलेय में प्रेक्षित अणु अपान, या विलेय के प्रेक्षित अणु अपान विलेय के सैद्धांतिक अणु। सैद्धांतिक अणु प्रेक्षित अणु से तात्पर्य है कि अक्सर क्या होता है, इसको आई से नोट करते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई विलयन बनता है तो विलयन के सभी अणु समान गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। वहां पे विलयन के अणुओं में अणुसंख्य गुणधर्म होता है जो संगुणित हो जाते हैं। जैसे समझ रहे हैं, जैसे अगर H2O बना तो यहाँ पे O क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से एक O कंबाइन हुआ या एक O जुड़ा और H2 बना। और कुछ अणु इस प्रकार गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं। वहां पे कुछ अणु हो सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक H मिल जाए आपस में, या कि
एक से ज़्यादा अणु मिलकर एक पिंड बना लें, कई सारे अणु आपस में चिपक के एक अणु बड़ा बड़ा अणु बना लें। तो इस प्रकार जो गुणधर्म होता है, इसी के कारण समानता सैद्धांतिक रूप से जितने अणु होने चाहिए, प्रेक्षित अणु क्या होते हैं, उससे कम मिलते हैं। प्रेक्षित अणु समानता सैद्धांतिक अणु से कम मिलते हैं। तो इन्हीं के अनुपात को अणुसंख्य गुणधर्म या वन हाफ गुणांक कहा जाता है, जिसे I से दर्शाया जाता है। जब वन हाफ गुणांक की बात करें तो इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है, जब भी जैसे हम हिमांक में उन्नयन निकाल रहे हैं तो डेल्टा टी बी बराबर होता है I इंटू के बी इंटू एम, उसी प्रकार डेल्टा टी एफ होता है I के एफ इंटू एम। अब इसी का सेकेंड पार्ट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब पूछ रहा है सेकेंड पार्ट, पूछ रहा है कि यह अणुसंख्य गुणधर्म है, ये आप कैसे कर सकते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म से तात्पर्य यह होता है कि कोई भी जो हमारा अणु होता है विलयन के दौरान, वह अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे वन हाफ गुणांक तापमान पर निर्भर करता है, तापमान मतलब पे निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने पे वन हाफ गुणांक का मान परिवर्तित होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वन हाफ गुणांक एक अणुसंख्य गुणधर्म है। आपको यह चीज यहाँ पे लिखना होगा कि वन हाफ गुणांक तापमान के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है, या तापमान के विभिन्न परासों में इसका मान भिन्न भिन्न होता है, परासों में इसका मान भिन्न भिन्न होता है। तो यही हमारा वन हाफ गुणांक का अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं और संक्रमण धातुओं कैसे अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतराकाशीय यौगिक। तो अंतराकाशीय यौगिक क्या है कि देखिए, संक्रमण धातुओं की त्रिज्याएं समांतर बड़ी होती हैं। तो इसमें लिखा जाता है संक्रमण धातुओं में या संक्रमण धातुओं के रिक्त स्थान में, संक्रमण धातुओं के रिक्त स्थान में छोटे कण में छोटे आकार के, संक्रमण धातुओं के रिक्त स्थान में छोटे आकार के परमाणु, छोटे आकार के परमाणु कौन से, जैसे कि हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया। तो यह क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं, अर्थात उनकी जगह जो रिक्तियां हैं उनमें यह कण आके स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से निर्मित यौगिक को ही हम क्या, को हम अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। तो संक्रमण धातुओं के रिक्त स्थान में छोटे आकार के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन आदि कण समाहित हो जाते हैं और इस प्रकार से निर्मित यौगिक को अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। तो संक्रमण धातुएं सर्वाधिक अंतराकाशीय यौगिक बनाती हैं, जिनके विभिन्न एग्जाम्पल हमारे प्रकृति में मिलते हैं, विभिन्न रत्न मिलते हैं और विभिन्न यौगिक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 का ग कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, इस शब्द का प्रयोग होता है हमारा संकुल यौगिकों के निर्माण में या उप सहसंयोजन यौगिकों के निर्माण में। तो होता क्या है, जब उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण होता है तो उप सहसंयोजन यौगिकों के निर्माण में जो डी कक्षक है, इन डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। इन डी कक्षकों के विपाटन से ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये ऊर्जा का अवशोषण करते क्यों हैं, तो जो हमारे संकुल में लिगेंड होते हैं, संकुल में क्या होते हैं, लिगेंड। तो लिगेंड जब डी कक्षकों से क्रिया करते हैं तो डी कक्षक बढ़ जाते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए डी कक्षक 2 हिस्सों में टूट गया हमारा डी कक्षक, तो इन टूटने से यह एक निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अब अवशोषित ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर। अब जिस ऊर्जा का प्रकाश से अवशोषित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति भी एक निश्चित होगी। तो इन आवृत्तियों का एक निश्चित परास होता है, इन आवृत्तियों का परास होता है। इस परास को ही स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं कि ये संक्रमण जो धातु है किन आवृत्तियों के प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं, वह रेंज क्या है। तो कह सकते हैं उपसंयोजन यौगिक द्वारा डी कक्षकों के विपाटन में अवशोषित की गई ऊर्जा के आधार पर प्रयुक्त आवृत्ति को ही उपसंयोजन यौगिक की स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। यह इसका आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला कह रहा है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लोरोएथेन, एथेन 2 कार्बन है और ब्यूटेन 4 कार्बन है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 2 कार्बनों को जोड़ने की बात की जा रही है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारा है वुड्स फिटिंग। तो इसमें हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। जैसे क्लोरोएथेन है हमारा
तो क्लोरोएथेन CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 ये हमारा क्लोरोएथेन है। साथ में हम माध्यम लेंगे शुष्क ईथर। क्या लेंगे? शुष्क ईथर। ये हमारी वुड्स अवक्रिया है, वुड्स अवक्रिया। जब असमान अणु होते हैं तो हम वुड्स फिटिंग बोलते हैं, जब समान अणु होते हैं तो वुड्स अवक्रिया बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या, यह आबंध हमारा 2NaCl से अलग हो जाएगा और यह दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाएंगी और हमें ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। तो यह क्लोरोएथेन से ब्यूटेन हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स अवक्रिया। नेक्स्ट करा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की हमारी सैंडमायर अवक्रिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिलीन किस प्रकार है। एनिलीन NH2 बेंजीन वलय के साथ जब NH2 जुड़ा होता है तो इस संरचना को हम एनिलीन कहते हैं। यही संरचना हमारी एनिलीन की है। तो सबसे पहले एनिलीन की अवक्रिया जब हम NaNO2 और HCl अम्ल के साथ कराते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है N2Cl। डाईएजोनियम लवण एक अस्थायी लवण है, इसको हम डाईएजो बोलते हैं या एजो। इस अवक्रिया को एजोनीकरण अवक्रिया भी कहा जाता है। यह अस्थायी लवण या एजोनियम को जब हम Cu2Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अवक्रिया कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और N2 समूह विस्थापित हो जाता है। इस अवक्रिया को सैंडमायर अवक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारा सैंडमायर अवक्रिया हो गया एनिलीन से। ये एनिलीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की विधि को सैंडमायर अवक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारा 2 का घ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 के घ के बाद 3 का क आ गया, जो कि एक हमारा न्यूमेरिकल है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना करिए। 1+1 दिया है, अर्थात 1 नंबर अवनमन का और 1 नंबर हिमांक की गणना करने की बात कर रहा है। तो हिमांक में अवनमन, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। 45 ग्राम एथिलीन, यह विलय की मात्रा है। विलय की मात्रा स्मॉल w 45 ग्राम, या आप सीधे सीधे विलय की मात्रा करके भी लिख सकते हैं, जिससे आपको भ्रम ना हो या कोई कंफ्यूजन ना हो। विलय की मात्रा। अब कह रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल, यह विलेय है। विलेय एथिलीन ग्लाइकॉल ही हमारा विलेय है, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। यही 600 ग्राम हमारा विलायक है। तो विलायक की मात्रा को कैपिटल W से लिखा जा सकता है। ये 600 ग्राम, ये हमारा क्या है, विलायक की मात्रा है। आगे अब हमारा क्या कह रहा है, जल में मिलाया गया विलयन के हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कह रहा है, अर्थात हमारा डेल्टा TF पूछ रहा है। हिमांक में अवनमन पूछ रहा है, डेल्टा TF पूछ रहा है, और साथ में TF भी पूछ रहा है कि हिमांक क्या होगा। ये दोनों चीज पूछ रहा है। तो TF है, डेल्टा TF आ गया, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेल्टा TF बराबर होता है हमारा KF इंटू M। डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। अच्छा हाँ, अब ये हमारा मॉडल पेपर है, तो यहाँ पे KF नहीं दिया है। अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो साथ में आपको KF भी दिया रहेगा। तो सिंपल फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पे मोललता, पहले हम ये स्मॉल m हमारा क्या है, मोललता है। तो या तो आप पहले मोललता निकाल के वैल्यू रख दीजिए या सीधे निकालते हैं। तो मोललता बराबर क्या होता है हमारा, मोललता होता है विलेय के मोल अपान विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो पहले हमें निकालना होगा विलेय के मोल। तो विलेय के मोल N2 या NB हम कह सकते हैं। विलेय की मोल, तो विलेय की मोल निकालने का तरीका होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का ग्राम अणुसूत्र भार, या इसी को कहा जाता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो विलेय का ग्राम अणुसूत्र भार द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो विलेय की मात्रा ग्राम में हमारा दे रखा है 45 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान C2 है। C2 मतलब 12 × 2 12 × 24 प्लस S6 है। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार और ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 × 2 32 से ही विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया। ये हमारा NB निकल गया। तो यहाँ पर M हमारा हो जाएगा विलेय के मोल। विलेय की मोल हम जो निकालेंगे ये मात्रा रखेंगे
और साथ में नीचे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान केजी में रखना है आपको। 600 ग्राम दिया है तो 0.6 केजी हो जाएगा। इन वैल्यू को रखकर हम डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे। हाँ, डेल्टा टीएफ के बाद टीएफ भी पूछ रहा है, तो टीएफ क्या होगा, हिमांक में ऑनमन हो रहा है तो जल का टीएफ कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन की बात करेंगे तो 273 केल्विन होता है। तो जितना ऑनमन हुआ 273 में, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही हमारा नया हिमांक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में कह रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करना है तो प्रयुक्त अभिकर्मक बताइए। तो ध्यान दीजिए, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कोई भी प्राथमिक एल्कोहल होगा तो RH होगा, ROH से हमारा अगर हम बात करें तो ये RCOOH तब्दील होगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं RCH2OH जो तब्दील हो जाएगा RCOOH। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ना या ऑक्सीकरण करना, तो ऑक्सीकरण करने का जो सबसे अच्छा विकर्मक होता है वो होता है हमारा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, यह दोनों हमारे ऑक्सीकारक अभिकर्मक हैं जिसकी मदद से हम प्राथमिक एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि मेथेनॉल को मेथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करना है, तो मेथेनॉल हमने लिखा, ये मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल के ऊपर हमने लिखा KMnO4, अम्लीय माध्यम लेंगे H धनायन और ये हमारा तब्दील हो जाएगा HCOOH मेथेनोइक अम्ल में। तो प्राथमिक अल्कोहल हमारा तब्दील हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जो दूसरा चीज दिया है हमारा प्रोपेन 2 का प्रोपीन में, देखिए प्रोपेन 2 की बात करें तो CH3 CHOH CH3, ये प्रोपेन 2 है, इसको हमें तब्दील करना है प्रोपीन में। तो ध्यान दीजिए प्रोपेन 2 अब यहाँ पे इसका देख पाए, अगर हम -H2O निर्जलीकरण करते हैं, एल्कोहल का निर्जलीकरण करके एल्कीन बनाया जा सकता है। तो जब भी निर्जलीकरण करना हो तो निर्जलीकरण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सांद्र H2SO4। ध्यान दीजिएगा, निर्जलीकरण करने के लिए सांद्र H2SO4 वही तनु H2SO4 लेंगे तो ऑक्सीकरण होता है। तो निर्जलीकरण करने के लिए सांद्र H2SO4 लिया जाएगा और जल के अणु यहाँ से OH निकल जाएंगे और एक H हमारा यहाँ से एक H यहाँ पे, ये मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करते हैं। अगर जिस तरफ H कम रहेंगे तो उधर ही एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे तो दोनों तरफ H बराबर है तो आबंध किधर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर श्रृंखला बड़ी है तो OH का आबंध उस H को विस्थापित करेगा जिधर H की संख्या कम हो, इसे मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है। तो यहाँ से ये हमारा OH और एक H निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा एल्कीन, बन जाएगा CH3CH 2 आबंध CH2। तो प्रोपेनॉल से प्रोपीन बन गया। तो ये थे हमारे 3 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अब हम सॉल्व करेंगे अन्य मॉडल पेपर को, जल्द ही आपको अपलोड करेंगे।